Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 10. Adverb and its kinds. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 और आज के सबक में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडवर्ब के बारे में। तो आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो एडवर्ब के बारे में होगी, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने पिछले सबक में पढ़ा था, ताकि एक बार सारी बातें जहन में आ जाएं। तो पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? पिछले सबक में हमने पढ़ा था व्हाट इज एडजेक्टिव डिग्री। एडजेक्टिव डिग्री किसे कहते हैं इसके बारे में बात हुई थी और मैंने बताया था एडजेक्टिव डिग्री का मतलब होता है कि यहाँ पर जो क्वालिटी बताने वाले सिर्फ अल्फाज मानी हैं उनके साथ ये चीज़ ख़ास है। यानी एडजेक्टिव की जो बहुत सारी किस्में हैं उनमें से जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उनके साथ ये चीज़ ख़ास है। इसकी मिसाल देख सकते हैं आप, माई ब्रदर्स कार इज़ फास्टर देन अहमद्स कार, हिज पेन इज़ ब्लैक, और योर ब्रदर इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास। तो एडजेक्टिव डिग्री का इस्तेमाल या एडजेक्टिव डिग्री का क्या माना होता है? इसका माना होता है कि हम एडजेक्टिव को कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर हमने फास्टर इस्तेमाल किया है, कहीं पर हमने सिर्फ ब्लैक ही लिखा है, कहीं पर हमने मोस्ट ब्रिलियंट कहा है। तो ये अलग अलग इस्तेमालात हैं एडजेक्टिव डिग्री के, और इसके कुल 3 इस्तेमालात हैं। पहले को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरे को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और तीसरे को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो गोया कि एडजेक्टिव डिग्री कुल 3 तरह से होते हैं या कुल 3 तरह के हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? जिसमें हम सिर्फ खबर देते हैं चीज़ अच्छी है बुरी है बस। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री में हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मुआवजा करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में हम इसमें मुआवजा तो करते हैं लेकिन सबसे आला डिग्री बताते हैं, ये सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे ज़्यादा तेज़, सबसे ज़्यादा ज़हीन। और इसमें क्या बनाते हैं? किसी के मुकाबले में, जैसे कि ये जैद के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन है, और इसमें क्या करते हैं हम कि सबसे ज़्यादा ज़हीन है पूरी क्लास में, पूरे गांव में या पूरी फैमिली में। तो ये कुल 3 इस्तेमालात हैं एडजेक्टिव डिग्री के। आगे हमने पढ़ा था हाउ टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, किस तरह से हम डिग्री को बनाते हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। तो इसके बारे में बताया था कुल इसके कुल 8 तरीके हैं, जिसमें से पहला है हमारा अक्सर पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव में हम ER का इजाफा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और EST का इजाफा करके हम सुपरलेटिव बनाते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे आपको मिलेंगे जिनके आखिर में E ऑलरेडी हो, तो इस सूरत में हम सिर्फ R बढ़ा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और ST बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके आखिर में Y होता है, उनसे पहले कंसोनेंट होता है, तो इस सूरत में Y को I से बदल देंगे और ER का इजाफा कर देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और EST का इजाफा कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। चौथी किस्म के बारे में हमने पढ़ा कि कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसे होते हैं जिनके आखिर में कंसोनेंट हो, उससे पहले वावेल हो, तो इस सूरत में हम कंसोनेंट को डबल कर देंगे और फिर ER का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे और EST का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। और अगर इन चारों को आप देखें तो कुल मिलाकर के यही बात सामने आ रही है कि ER का इजाफा करके हम
कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ईएसटी का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ओके, आगे हमने पढ़ा कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसे होते हैं जिनके आखिर में मोर का इजाफा करके हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ओके, आगे हमने पढ़ा कि अगर ऐसे अल्फाज जिनमें ईडी, आईएनजी, लेस या फुल लगा हुआ हो और आखिर में तो इस सूरत में हम आखिर में मोर का इजाफा कर देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा और मोस्ट का इजाफा कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। आगे हमने पढ़ा कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें मोर का इजाफा करके हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। कोई ख़ास कायदा नहीं है, बल्कि जितने भी अल्फाज होंगे हम उनको पढ़ के ही पता लगा पाएंगे कि हाँ इसके साथ ये इस्तेमाल होता है। तो अगर ये आगे की जो 3 बातें हमने आपसे बताई इनका अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो कुल मिलाकर के यही समझ में आ रहा है कि मोर का इजाफा करके हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। और आगे हमने पढ़ा कि कुछ अल्फाज या कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कंपैरेटिव अलग होगा, सुपरलेटिव अलग होगा और पॉजिटिव अलग होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम 8 किस्मों की बात करें तो कुल 3 किस्में ही सामने खुलकर आ रही हैं। पहला ER का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और AST का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। दूसरी बात, मोड का इजाफा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। और तीसरी बात, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमारा कल का खुलासा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपना आज का होमवर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपने सारा कुछ समझ लिया होगा और आप इंशाल्लाह मैच करेंगे आज के इस होमवर्क को कि आपका कितना सही हुआ और आपका कितना गलत हुआ, और आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ। In this part, we will check our grammar. Please remember that this is a multiple choice question where you have to choose the correct answer. For every question, you have only 15 seconds. Let us begin with the test. Here is the correct answer. 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 Here is the correct answer.
Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. ओके गाइस, ये हमारा होमवर्क था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मैच किया होगा। अब हम आगे चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा होमवर्क क्या सही होगा और क्यों सही होगा। हमारा पहला जुमला है ही इज़ अ वेरी पर्सन। यहाँ पर गुड का लिहाज करते हुए गुड, बेटर और बेस्ट लाना था। तो चूंकि इसमें कंपैरिजन नहीं पाया जा रहा है, न ही बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हम नॉर्मली क्या लिखेंगे, गुड। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। ठीक। दूसरा था दिस जॉब इज बैड देन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देन आया हुआ है, तो गोया कि इसमें कंपैरिजन पाया जा रहा है, तो इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो लेस की कंपैरेटिव आती है लेसर, तो क्या कहेंगे, दिस जॉब इज लेसर बैड देन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। ही इज द पर्सन इन द सोसाइटी। यहाँ पर लफ्ज द आ गया है, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें आला यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बनेगा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के साथ हम मोस्ट लाते हैं या मोर लाते हैं, तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द सोसाइटी। ठीक।
माई ओल्डर ब्रदर इज देन मी। गोया के इसमें भी कंपेरिजन पाया जा रहा है और वेल्थी का माना हुआ था, तो कंपेरेटिव का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वेल्थियर। तो क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर इज वेल्थियर देन मी। ओके, दिस ईयर वॉज देन द प्रीवियस। हॉट का मतलब गर्म, तो यहाँ पर गोया की मुआवजा किया जा रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी हॉटर। ओके, दिस ईयर इज और दिस ईयर वॉज हॉटर देन द प्रीवियस। दिस इज द कार इन माई विलेज, तो फास्ट, तो यहाँ लफ्ज द आया हुआ तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो दिस इज द फास्टेस्ट कार इन माई विलेज। फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री आती है फास्टेस्ट। ओके, यू आर बिकमिंग देन यूर, यहाँ पर मॉडर्न का इस्तेमाल करना था आप, तो यहाँ देख सकते हैं देन आया हुआ, गोया की कंपेयरिंग कर रहे हैं आप, कंपेयर कर रहे हैं, तो मॉडर्न की कंपेरेटिव डिग्री आती है मोर मॉडर्न। ओके, मोर मॉडर्न, तो क्या कहेंगे आप, यू आर बिकमिंग मोर मॉडर्न देन यूर। ही हैड अ मोबाइल, यहाँ पर कॉस्टली एक्सपेंसिव का माना लेंगे, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं पाया जा रहा है और कोई जो है यहाँ पर आला किस्म क्यों नहीं बता रहे, तो एक्सपेंसिव, ही हैड अ वेरी एक्सपेंसिव मोबाइल या अ वेरी कॉस्टली मोबाइल। ओके, माई न्यू फ्लैट इज देन द ओल्ड वन, तो यहाँ पर लफ्ज देन आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ब्यूटीफुल से क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को हम कैसे बताते हैं, मोर के जरिए, तो हो जाएगा माई न्यू फ्लैट इज मोर ब्यूटीफुल देन द ओल्ड वन। ओके, उसके बाद है द पेशेंट इज फीलिंग नाउ, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपेयरिंग नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री यानी आला किस्म को नहीं बता रहे हैं, तो द पेशेंट इज फीलिंग गुड नाउ। लेकिन इस तरह के जुमले में हम कंपेयर ही का माना देते हैं, तो हम कहेंगे द पेशेंट इज फीलिंग बेटर नाउ। ठीक है, यहाँ पर हम बेटर का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि ये जुमला जब आप बोलेंगे ना पेशेंट इज फीलिंग बेटर नाउ, तो एक सियाक होगा पहले से, यानी इंसान बीमार रहा होगा तब आप खबर दे रहे हैं या डॉक्टर खबर दे रहा है कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा है पहले के बिलमुकाबिल, इसलिए यहाँ पर हम बेटर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप लफ्ज़ का लिहाज करें तो आप गुड भी ला सकते हैं, द पेशेंट इज फीलिंग गुड नाउ, बट बेहतर होगा कि आप बेटर का इस्तेमाल करें यहाँ पर देन बिफोर, यहाँ पर पोशीदा मान करके। ओके, तो आपके 10 जुमले हुए यानी पहला पार्ट हुआ। अगले जुमलों की तरफ चलते हैं और हमारे अगले जुमले हैं योर ब्रदर इज स्टूडेंट्स इन क्लास। ओके, तो यहाँ पर योर ब्रदर इज स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ पर जो है द भी नहीं आया हुआ, कुछ नहीं आया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स इन द क्लास इससे पता चल रहा है कि आप आला किस्म को बताना चाह रहे हैं। ओके, सुपरलेटिव डिग्री लाना चाह रहे हैं, तो स्मार्ट से क्या हो जाएगा, स्मार्टेस्ट, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। योर ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, उसके बाद दिस कलर इज देन दैट वन, ब्लैक का मतलब काला, तो गोया कि आप मुआवजा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस कलर इज मोर ब्लैक देन दैट वन। आगे है डू यू हैव एनी न्यू रिगार्डिंग दिस न्यूज, न्यूज, डू यू हैव एनी न्यूज, यहाँ पर न्यूज है ये, डू यू हैव एनी न्यूज रिगार्डिंग दिस केस, तो यहाँ पर लेटेस्ट होगा, यहाँ पर गलत हो गया है, तो यहाँ पर लेटेस्ट एनी आ गया, इसलिए आप कंपेरिजन नहीं है। ओके, यहाँ पर कंपेरिजन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डू यू हैव एनी लेटेस्ट न्यूज, ये लेटेस्ट है, ठीक है, डू यू हैव एनी लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग दिस केस। दिस इज द बुक आई हैव एवर रेड, लफ्ज़ द आ गया है तो गोया कि हम इंटरेस्टिंग को सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग की सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट, मोस्ट के जरिए लाएंगे तो कहेंगे दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। ओके, उसके बाद प्लीज रीड आउट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, यहाँ पर सैड आया हुआ है तो लफ्ज़ द आ गया है, तो इसका मतलब होगा सैडेस्ट। ओके, तो क्या कहेंगे, प्लीज रीड आउट द सैडेस्ट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। तो आपके जवाबात हुए और यही सही आंसर्स हैं इन सारे जुमलों के। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा कि आपका सही क्यों था, अगर आपका गलत था तो गलत क्यों था। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपना नया सबक पढ़ेंगे और आज का हमारा सबक है एडवर्ब। तो गोया कि आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो एडवर्ब के बारे में होगी। व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं अंग्रेजी जुबान के उन कलिमात को जो वर्ब यानी फेल, एडजेक्टिव यानी सिफत और एडवर्ब
के मानी में इजाफा करें। एक तो एडवर्ब सिफत के मानी में इजाफा करता है, दूसरा वर्ब के मानी में इजाफा करता है, तीसरा खुद एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है। तो गोया कि एडवर्ब को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों के लिए करते हैं। वही तारीफ हुई किसकी? एडवर्ब की। इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। जो वर्ब के माने में या सिफत के माने में या बजाते खुद एडवर्ब के माने में इजाफा करे उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि महमूद वर्क्स फास्ट, शी इज सो इंटेलिजेंट, ही रीड्स द टेक्स्ट क्वाइट करेक्टली। तो यहाँ पर हमने 3 मिसालें आपको दी हैं। पहली मिसाल है महमूद वर्क्स फास्ट। तो यहाँ पर ये फास्ट इजाफा कर रहा है वर्क के माने में, काम के माने में, फेल के। तो क्या कहलाएगा? ये वर्ब के माने में इजाफा कर रहा है। दूसरी बात मैंने क्या कही? जो सिफत के माने में इजाफा करे। तो शी इज सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब ये एडजेक्टिव वर्ड है और यहाँ पर आपने सो का इजाफा कर दिया, तो गोया कि सो किसके माने में इजाफा कर रहा है? इंटेलिजेंट के। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंटेलिजेंट को, यानी सो को हम क्या कहेंगे? सो को हम कहेंगे एडवर्ब। मैंने तीसरी बात क्या कही कि बजाते खुद एडवर्ब के माने में इजाफा करता है। जैसे कि आप कहेंगे ही रीड्स द टेक्स्ट करेक्टली। करेक्टली ये क्या एडवर्ब है कि वो कुरान करीम यानी वो टेक्स्ट को, मतन को सही सही पढ़ता है। ये करेक्टली एडवर्ब हुआ आपका। एडवर्ब के माने में इजाफा कर रहा है क्वाइट, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब होगा। ओके, तो ही रीड्स द टेक्स्ट क्वाइट करेक्टली, कि बिल्कुल एकदम से, जिसे कहते हैं आप, तो मुकम्मल तौर पर टेक्स्ट को सही सही पढ़ता है। तो ये आपकी तारीफ हुई किसकी? एडवर्ब की मिसालों के साथ। ओके गाइज, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं एडवर्ब की किस्मों के बारे में। एडवर्ब की कुल कितनी किस्में हैं? एडवर्ब की कुल 9 किस्में हैं। पहली किस्म को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरी किस्म है एडवर्ब ऑफ प्लेस, चौथी किस्म है एडवर्ब ऑफ मैनर, पांचवी किस्म है एडवर्ब ऑफ रीजन, छठी किस्म है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, सातवीं किस्म है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, और आठवीं किस्म है रिलेटिव एडवर्ब, और 9वीं किस्म है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये कुल एडवर्ब की 9 किस्में हैं, जिनमें से हर एक को हम तफसील के साथ पढ़ेंगे इनकी मिसालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। लफ्ज़ टाइम से ही पता चल रहा है कि जो वक्त को बतलाएगा उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की तारीफ क्या होगी? अल्फाज को कहा जाएगा जो वक्त को बतलाते हैं। जैसे कि आप कहते हैं ही गोज टू द मदरसा डेली, आप कहते हैं ही गेट्स हिज सैलरी मंथली, आप कहते हैं ही लेफ्ट द ऑफिस बिफोर टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली, मंथली, बिफोर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वक्त को बतला रहे हैं। मंथली का मतलब माहाना, डेली का मतलब पहले, बिफोर ये भी एडवर्ब कहलाएगा, टाइम से पहले। गोया कि यहाँ पर भी ये एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली, मंथली, बिफोर, इन सबको हम क्या कहेंगे? इन सबको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वक्त को बतला रहे हैं। ओके, तो ये आपकी बात हुई किसके बारे में? एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। इसकी दूसरी किस्म है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पता चल रहा है कि कोई चीज़ बार बार होना, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तारीफ क्या होगी? उन एडवर्ब को कहा जाएगा जो ये बतलाएं कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। जैसे कि आप कहें he comes to meet me once a week, आप कहें he seldom goes there, आप कहें they rarely speak ill। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंस का मतलब एक बार, सेल्डम का मतलब कभी कभी, रेयरली का मतलब शाद और नादिर, बहुत ही कम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को बतला रहे हैं, यानी हफ्ते में एक बार आता है वो मुझसे मिलने, वो कभी कभी वहाँ जाता है, वो बहुत ही कम, वो लोग बहुत ही कम, यानी कभी शाद और नादिर ही किसी की बुराई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार हो रहा है, इसको बतला रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड। तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हमें किसी लफ्ज़ से कोई चीज़ या कोई काम कितनी बार हो रहा है या हो रही है वो चीज़, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये बात हुई किसके बारे में? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसकी तीसरी किस्म है एडवर्ब ऑफ प्लेस। लफ्ज़ प्लेस का मतलब होता है जगह। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि वो एडवर्ब, जो अल्फाज जो जगह को बतलाएंगे, जिनका ताल्लुक जगह से होगा, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि आप कहें ही कम्स हियर वंस अ मंथ, आप कहें दे डू नॉट टॉक एवरीवेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर का मतलब यहाँ होता है, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों अल्फाज जगह को बतला रहे हैं, प्लेस को बतला रहे हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे?
इनको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब की तीसरी किस्म है एडवर्ब ऑफ मैनर। लफ्ज मैनर से का मतलब होता है तरीका, सलीका। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या मतलब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे उन अल्फाज को जो तरीके को बतलाएं, जो माने में इजाफा करें वर्ब के या एडजेक्टिव के या बजाते खुद एडवर्ब के, और वो माना क्या निकल कर आए? मैनर का, उसका ताल्लुक सलीके से हो, तरीके से हो, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि आप कहें he writes clearly, आप कहें they solve the question very quickly। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली ये एक तरीके को बतला रहा है, साफ साफ। क्विकली ये भी तरीके को बतला रहा है कि बहुत तेजी के साथ उन लोगों ने जो है क्वेश्चन को हल कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली और क्विकली ये दोनों के दोनों क्या बतला रहे हैं? मैनर को बता रहे हैं, सलीके को, तरीके को बतला रहे हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, तो ये तारीफ हुई एडवर्ब ऑफ मैनर की। आगे चलते हैं और हम बात करेंगे एडवर्ब की पांचवी किस्म की, जिसे हम नाम देते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री भी आप इसे कहते हैं। तो इसे मुराद ये होता है कि वो अल्फाज जो फेल के माने में या सिफत के माने में या बजाते खुद एडवर्ब के माने में इजाफा करें, और वो जो माना इजाफे वाला है वो क्या हो? या क्वांटिटी को बतलाए या किसी मिकदार को बतलाए, ठीक है, मिकदार वगैरह को बतलाए, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि आप कहेंगे ही इज टू स्टूपिड, आप कहेंगे आई एम वेरी बिजी टुडे, तो इन सबको हम क्या कहेंगे? इन सबको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ओके, अब आपके पास एक सवाल हो सकता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और इसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आपने दोनों पढ़ रखा है। अभी आपने एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पढ़ा और इससे पहले आपने क्या पढ़ा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दोनों में फर्क क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं? उन अल्फाज को कहा जाता है जो सिफत को बतलाएं, यानी नाउन के माने में इजाफा करें या प्रोनाउन के माने में इजाफा करें, और उससे क्या समझ में? क्वांटिटी, मिकदार को बतलाएं। और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं? ये भी मिकदार को बताता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है एडजेक्टिव में और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में? तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में फर्क ये है कि ये सिफत के माने में इजाफा करेगा या फेल के माने में इजाफा करेगा या एडवर्ब के माने में इजाफा करेगा। लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव ये इस्म के माने में इजाफा करता है, नाउन के माने में इजाफा करता है। यही फर्क है। जैसे कि आप कहें सम स्टूडेंट्स डिड नॉट डू द टास्क, यहाँ पर सम क्या है? ये सम आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर आप कहें सम 50 स्टूडेंट्स वर फॉर द पिकनिक, कि पिकनिक के लिए कुछ ऐसी लगभग, सम का मतलब यहाँ पर लगभग होगा, तकरीबन 50 तलबा थे। तो यहाँ पर ये जो सम है आपका ये एडवर्ब होगा और यहाँ पर जो सम है आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कैसे फर्क करेंगे कि सम एडवर्ब है यहाँ पर या एडजेक्टिव है? मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव क्या करता है? ये इस्म के माने में इजाफा करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या है? स्टूडेंट्स ये इस्म है, नाउन है, तो इसके माने में इजाफा कर रहा है इस्म के माने में, तो क्या कहलाएगा? सम स्टूडेंट्स। ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, नॉट एडवर्ब। और मैंने एडवर्ब की तारीफ क्या की? एडवर्ब की तारीफ की जो सिफत के माने में इजाफा करे या वर्ब के माने में इजाफा करे या एडवर्ब के माने में इजाफा करे। तो यहाँ पर आप क्या है? 50 स्टूडेंट्स, 50 ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर को बतला रहा है ना, तो ये सिफत है और इस सिफत के माने में सम इजाफा कर रहा है, सम 50 स्टूडेंट्स। तो ये क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, या एडवर्ब ऑफ डिग्री भी आप कह सकते हैं। तो सम यहाँ पर ये एडवर्ब है, नॉट एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप 50 को हटा दें, डायरेक्टली सम स्टूडेंट्स कर दें, तो फौरन क्या हो जाएगा? ये फौरन एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली उस वक्त किसको बतलाएगा? इस्म के माने में इजाफा कर रहा होगा। तो इसलिए यही फर्क है दोनों में। ठीक है, तो जब भी नाउन के माने में इजाफा कर दे तो एडजेक्टिव कहलाएगा और इसके अलावा के माने में इजाफा करेगा तो एडवर्ब कहलाएगा। ये बहुत बड़ा फर्क है और इस चीज़ को आप अभी से जहन नशीन कर लें, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए इसको समझने में इंशाअल्लाह। ओके, तो ये सारी बातें हुई एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और इसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में ज़रूर आया होगा। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन के बारे में। तो अफर्मेशन का क्या मतलब होता है? कंफर्म करना, और नेगेशन का मतलब होता है नफी कर देना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वर्ब के माने में इजाफा करें या सिफत के माने में इजाफा करें या एडवर्ब के माने में इजाफा करें, और ये जो माना निकल कर आ रहा है इजाफे वाला, वो तो तस्दीक के लिए होगा, हाँ के माने में होगा,
या उसमें नफी का माना पाया जाएगा। जैसे कि आप कहें ही विल सर्टेनली कम, आप कहें दे नेवर केम हियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टेनली ये क्या है, सर्टेनली ये एडवर्ब है, अफर्मेशन का है, तस्दीक कर रहा है, यकीनन वो लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। और दे नेवर केम हियर, यहाँ पर ये दे नेवर केम हियर क्या है, ये निगेशन है, नफी कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो माना इजाफा कर रहा है, कम के माने में इजाफा कर रहा है। और नेवर ये क्या कहलाएगा, नेवर आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ निगेशन, या अगर निगेटिव का माना दे रहा है तो निगेशन कहेंगे, और अगर निगेटिव नहीं बल्कि मुस्बत माना दे रहा है तो इसको हम अफर्मेशन का नाम देंगे। तो ये तारीफ हुई किसकी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ निगेशन की। ओके गाइस, तो ये छठी किस्म हुई किसकी, एडवर्ब की। आगे हम बात करेंगे एडवर्ब की सातवीं किस्म की, जो कि एडवर्ब ऑफ रीजन। लफ्ज़ रीजन से पता चल रहा है सबब के माने में, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन किसे कहेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे जो सबब को बतलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप कहें he therefore left the college, therefore का मतलब इस वजह से, because of Sunday he did not go there, तो because of का मतलब होगा की वजह से, ठीक है, दोनों के माने की वजह से होता है। तो he therefore left the college, यहाँ पर therefore क्या कहलाएगा, adverb of reason। because of Sunday क्या कहलाएगा, adverb of reason। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या बतला रहे हैं, ये दोनों के दोनों वजह को बतला रहे हैं, सबक को बतला रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन का नाम देंगे। तो तारीफ हुई एडवर्ब ऑफ रीजन की मिसालों के साथ। आगे हम बात करेंगे इसकी अगली किस्म की, जो कि है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब उनको कहा जाता है जो माने में इजाफा करते हैं फेल के, सिफत के, एडवर्ब के, और वो माना जो निकल कर आता है वो सवाल का माना होता है, इसमें सवाल किया जाता है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये हर कोई सवाल लफ्ज़ नहीं होगा, बल्कि इनका जो इस्तेमाल होता है वो जगह के लिए होता है, वक्त के लिए होता है, या वजह के लिए होता है। यानी जगह के बारे में पूछा जाएगा, या वजह के बारे में पूछा जाएगा, या वक्त के बारे में पूछा जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे कि आप कहें व्हाई डिड ही नॉट कम, आप कहें वेयर डज ही गो डेली, आप कहें व्हेन इज योर ट्रेन, आप कहें हाउ डू यू राइट योर एसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सवाल किया गया है, ठीक है, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। और मैंने तारीफ में क्या कहा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं, जो फेल के माने में इजाफा करे, या सिफत के माने में इजाफा करे, या एडवर्ब के माने में इजाफा करे। और ये जो इजाफी माना निकल कर आ रहा है वो या तो वजह का माना बतलाएगा, या जगह का माना बतलाएगा, या वक्त का माना बतलाएगा, या तरीके का माना बतलाएगा। तो यही चार अक्सर इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब में, ठीक है। तो जो भी जो है क्वेश्चन वाला वर्ड क्या हो, वो वजह को पूछे, या जगह के बारे में पूछे, या वक्त के बारे में पूछे, या तरीके के बारे में पूछे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब का। ओके गाइस, तो ये तारीफ हुई किसकी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में तारीफ हुई। आगे आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। जैसा कि मिसालों में क्या आया, वाई, वेयर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या फर्क है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों है, और दोनों के माने होते हैं सवाल करना। इंट्रोगेट का मतलब सवाल करना, दोनों में इंट्रोगेटिव है। तो क्या फर्क है दोनों में, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो सबसे पहला फर्क इनकी तारीफात में है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे जो किसी, प्रोनाउन से क्या मतलब आ रहा है कि जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ हो, और इंट्रोगेट का मतलब होगा सवाल करना। तो क्या पता चल रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे, वो वर्ड या वो कलिमा जो सवाल तो करता हो लेकिन उसका ताल्लुक किससे हो, उसका ताल्लुक किसी नाउन से हो। ये पहला फर्क हुआ। दूसरा, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, इंट्रोगेटिव एडवर्ब की, तो क्या समझ में आ रहा है, इसकी तारीफ क्या है, जो वर्ब के माने में इजाफा करता है, यानी इसका ताल्लुक इसम से नहीं होता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव की तारीफ मैंने क्या की, इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तारीफ में कहा कि जो वर्ब के माने में इजाफा करे, या सिफत के माने में इजाफा करे, या एडवर्ब के माने में इजाफा करे, और ये जो इजाफी माना आ रहा है वो जगह से मुतालिक हो, या सबब से मुतालिक हो, या कैफियत तरीके से मुतालिक हो, या जो है एक चीज़ और मैंने बताई थी भूल रहा हूँ, उससे मुतालिक हो, ठीक है।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। लेकिन अगर इस सवाल का ताल्लुक किसी प्रोनाउन से हो जाए, किसी यानी चीज से हो जाए, तो उस वक्त हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आप कहें हु इज योर सिस्टर, तो यहाँ पर हु क्या कहलाएगा, हु ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में पूछ रहा है, योर सिस्टर के बारे में पूछ रहा है ये। तो गोया कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो है, बट इसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक किसी नाउन से है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप कहें विच इज योर कार, विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है, तो यहाँ पर विच का ताल्लुक किससे है, विच का ताल्लुक लफ्ज कार से है, नाउन से है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगली मिसाल है वेयर इज ही एट दिस टाइम। यहाँ पर वेयर गर्चे सवाल कर रहा है, लेकिन इसको हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर वेयर का ताल्लुक किसी नाउन से नहीं है, बल्कि किसी जगह से है, जगह का माना दे रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर आप कहें व्हाई आर दे नॉट हियर, कि वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं है, तो यहाँ पर व्हाई ये किसी की तरफ नहीं लौट रहा, बल्कि रीजन का माना यानी सबब का माना दे रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये फर्क है इंट्रोगेटिव एडवर्ब में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। गर्चे ये सारे के सारे सवालात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी ये भी हु का भी इस्तेमाल सवाल के लिए होता है, विच का इस्तेमाल भी सवाल करने के लिए होता है, वेयर का इस्तेमाल भी सवाल करने के लिए होता है, और वाई का इस्तेमाल भी सवाल करने के लिए होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग। हर एक को आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते, इसी तरह से इनमें से हर एक को आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी नहीं कह सकते। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे, जिसका ताल्लुक किसी नाउन से हो। यहाँ पर हु का ताल्लुक किससे होता है, हु इज योर सिस्टर, तो आप कहें रजिया इज माई सिस्टर, सफिया इज माई सिस्टर, तो यहाँ पर रजिया सफिया खुलकर सामने आ रहा है, राइट। तो इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर कार, तो यहाँ पर विच इज योर कार, दैट इज माई कार, लाइक दैट, तो यहाँ पर विच का ताल्लुक किससे है, किसी नाउन से है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेयर इज ही एट दिस टाइम, वेयर ये किसी नाउन से नहीं जुड़ा हुआ है, और इसमें जो माना निकल कर आ रहा है वो किसी जगह का माना निकल कर आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसी तरह से वाई आर दे नॉट हियर, यहाँ पर वाई का ताल्लुक किसी नाउन से नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन वाला वर्ड होगा, और चूंकि इसका ताल्लुक नाउन से नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, और इसमें वजह का माना पाया जा रहा है, वाई क्यों, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये दो फर्क है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में, और इस फर्क को आप जहन में अभी से बिठा लें। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपसे बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपके जहन में बैठ गई होगी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। तो ये सारी बातें हुई इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। आगे चलते हैं और हम इसकी अगली किस्म को पढ़ते हैं, जो कि रिलेटिव एडवर्ब। ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब उस एडवर्ब को कहा जाता है जो दो जुमलों को आपस में जोड़े, ठीक है, जो दो जुमलों को आपस में जोड़े, और वो जो लफ्ज आप लेकर आ रहे हैं, जो लफ्ज आप लेकर आ रहे हैं उसमें किसका माना पाया जाए, या जगह का माना पाया जाए, या वजह का माना पाया जाए, या जो है कैफियत यानी तरीके का माना पाया जाए, या वक्त का माना पाया जाए। तीन चार चीजें पा जाएंगी, चार में से कोई एक होगा, या तो उसमें जगह का माना होगा, या वजह का माना होगा, या तरीका यानी कैफियत के बारे में बात की गई होगी, या उसमें वक्त यानी टाइम के बारे में बात की गई होगी, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। जैसे कि आप कहें दिस इज द रीजन व्हाई ही डिड नॉट टॉक टू मी। अगर आप कहें आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, अगर आप कहें आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल, अगर आप कहें दिस कोर्स विल टेल यू हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रिलेटिव एडवर्ब हैं। मैंने क्या बताया, दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जुमलों के बीच में आए हुए हैं, ठीक है, और ये दो जुमलों को जोड़ रहे हैं, जैसे ये पहला जुमला है, दूसरा जुमला हुआ, ये पहला जुमला दूसरा जुमला हुआ, दोनों जुमलों के बीच में आए हुए हैं, जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। और अगर मैंने क्या कहा कि ये जो वर्ड है उसमें या तो वजह का माना पाया गया होगा, वाई में वजह का माना पाया गया, या जगह का माना पाया गया होगा, यहाँ पर वेयर में जगह का माना पाया गया, या वक्त का माना पाया गया हो, जिसे व्हेन ये वक्त का माना पाया गया, या वहाँ पर कैफियत यानी तरीके का माना पाया गया हो। तो लफ्ज़ हाउ में तरीका पूछा जाता है,
तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे कहलाएंगे रिलेटिव एडवर्ब। ओके, तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में, एडवर्ब की तीसरी किस्म के बारे में जिसे हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या फर्क है, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या फर्क है। देखिए मिसाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें आप देख सकते हैं वाई आया हुआ है, वेयर आया हुआ है, व्हेन आया हुआ है, हाउ आया हुआ है ना, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन वाले वर्ड हैं, तो इनको क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब होना चाहिए था। यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब क्यों हो गए भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपके जहन में सवाल आया है तो इसका मतलब ये कि आपने सही से समझा सब कुछ, और अगर नहीं आया है तो इसका मतलब ये कि आप सही से समझे नहीं है। ठीक है, लफ्ज़ वाई एक सवाल करने के लिए आता है, वेयर भी सवाल करने के लिए आता है, व्हेन भी सवाल करने के लिए आता है, हाउ भी सवाल करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले आपने जो पढ़ा था इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाए थे वो, यहाँ पर वाई आया हुआ है, वेयर भी आया हुआ है, व्हेन भी आया हुआ है, हाउ भी आया हुआ है, फिर भी ये रिलेटिव एडवर्ब क्यों है। तो इसको समझने के बाद आपके जहन में सवाल आ सकता है कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या फ़र्क है गाइस, तो पहले आपको इनकी तारीफ देखनी होगी। अगर हम रिलेटिव एडवर्ब की तारीफ पे गौर करें, मैंने क्या बताया कि रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल जुमलों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक, रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल किस लिए होता है, जुमलों को जोड़ने के लिए होता है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में मैंने क्या बताया था, जिनका इस्तेमाल सवाल करने के लिए होता है। ठीक, तो पहला फर्क क्या हुआ, मानी में, यानी इनका इस्तेमाल जुमलों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल सवाल करने के लिए किया जाता है। दूसरा फर्क है रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में कि रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल बीच में होगा जुमलों के, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये शुरू में होगा। ओके, ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में, इसके जरिए आप पहचानेंगे। जैसे अगर आप कहें वेयर आर यू एट दिस टाइम, वेयर आर यू एट दिस टाइम, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर आप कहें आई डू नॉट नो वेयर ही वॉज, यहाँ पर ये आपका कहलाएगा, आपका कहलाएगा, यहाँ पर ये कहलाएगा आपका रिलेटिव एडवर्ब। मैंने क्या बताया, पहली बात कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये शुरू में इस्तेमाल होता है, देख सकते हैं आप, और मैंने क्या बताया रिलेटिव एडवर्ब यहाँ पर बीच में इस्तेमाल होता है, ये फर्क हो गया पहला। दूसरी बात मैंने क्या कही कि रिलेटिव एडवर्ब का काम क्या होता है, दो जुमलों को जोड़ना, एक जुमला हुआ या दूसरा जुमला हुआ, दोनों को जोड़ रहा है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल किस लिए होता है, सवाल करने के लिए होता है। यहाँ पर सवाल किया जा रहा है और यहाँ पर कोई सवाल नहीं है, तो ये फर्क हुआ। तो वेयर आर यू एट दिस टाइम, कि अभी इस वक्त तुम कहाँ हो, और मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ था। तो ये दोनों फर्क हैं किसमें, रिलेटिव एडवर्ब और इसी तरह से इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। ओके, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सवालिया लफ्ज होने के बावजूद भी रिलेटिव एडवर्ब क्यों है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके जहन में बैठ गई होगी अच्छे से इंशाल्लाह। आगे हम चलते हैं और देखते हैं हाउ टू मेक एडवर्ब इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम एडवर्ब कैसे बनाते हैं, क्या तरीक़ेकार है, क्या तरीका है एक एडवर्ब को बनाने का। तो गाइस इसके कुल तकरीबन 9 या 10 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि एडजेक्टिव बजाते खुद ये एडवर्ब हो जाता है। कभी कभी वर्ड जो होता है जाते खुद एडजेक्टिव होता है लेकिन वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि आप कहें ही टॉक्स इन अ लाउड वॉइस, ही टॉक्स इन अ लाउड वॉइस, यहाँ पर ये लाउड एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये लफ्ज़ वॉइस की खूबी को बयान कर रहा है, तेज आवाज, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर क्या है, कभी कभी एडजेक्टिव भी एडवर्ब बन जाता है, गोया कि एडजेक्टिव ये एडवर्ब भी हो सकता है। कैसे पता करेंगे आप, जुमलों में इस्तेमाल करके कि किस माने में इजाफा कर रहा है। अगर इसम के माने में इजाफा कर रहा होगा तो एडजेक्टिव होगा, अगर इसम के माने में इजाफा नहीं कर रहा है तो वो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव है, और यही लाउड कभी कभी क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। जैसे कि आप कहें he does not speak so loud, he does not speak so loud, लाउड यहाँ पर क्या होगा, लाउड यहाँ पर एडवर्ब होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सो लाउड ये स्पीक के बारे में बता रहा है, किसी नाउन की खूबी नहीं बता रहा है। और ऊपर वाले में जो आया हुआ लाउड वॉइस, इसका ताल्लुक वॉइस से जुड़ा हुआ है, गोया कि इसम की खूबी बयान कर रहा है, तो इसीलिए एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर लाउड ये इसम की खूबी नहीं बयान कर रहा है बल्कि स्पीक को बता रहा है कि किस तरह से बात कर रहा है,
तो इसीलिए एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजेक्टिव कभी कभी एडवर्ब हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये पहला हुआ कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा एडजेक्टिव नहीं रहते हैं, बल्कि उनको हम एडवर्ब भी बना सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की शक्ल में होता है, तो कभी कभी उसके आखिर में ly बढ़ाकर एडवर्ब बना लिया जाता है। यानी कभी कभी बगैर डायरेक्टली हम एडजेक्टिव भी लिख देते हैं और कभी कभी ly बढ़ा देते हैं। जैसे कि अहमद रीड सो लाउड, जैसा कि इससे पहले अभी मैंने मिसाल दी सो लाउड की। लाउड ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो ये कह रहे हैं कि एडवर्ब कभी कभी एडजेक्टिव की शक्ल में होता है, यहाँ पर गलत एडजेक्टिव नहीं है बट उसी की शक्ल में है ना, अहमद रीड सो लाउड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर कह रहे हैं कभी कभी ly बढ़ाकर एडवर्ब बना देते हैं, गोया कि एडजेक्टिव में ही ly बढ़ा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव एडवर्ब। जैसे कि आप कहें अहमद रीड सो लाउडली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजेक्टिव ही में आपने क्या बढ़ा दिया? ly का इजाफा कर दिया। तो ये क्या हो गया? लाउड से लाउडली। तो अहमद रीड सो लाउडली, दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है? दोनों के दोनों यहाँ पर एडवर्ब हैं। आगे पढ़ते हैं और अगली मिसाल है, या अगला तरीका है कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो गोया कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो प्रीपोजिशन के बाद आएंगे, ओके, और वो नाउन होंगे। जैसे कि आप कहें हिज स्कूल इज फार फ्रॉम हियर, हिज स्कूल इज फार फ्रॉम हियर। तो लफ्ज फ्रॉम यहाँ पर क्या है? फ्रॉम यहाँ पर ये आपका पोजीशन है और हियर आपका नाउन है। तो फ्रॉम हियर ये क्या हो जाएगा? ये हियर यहाँ पर क्या कहलाएगा? हियर यहाँ पर कहलाएगा आपका एडवर्ब। ओके, एडवर्ब का चौथा तरीका है कि ऐसे अस्मा यानी ऐसे नाउन जो डिग्री को या वैल्यू यानी कीमत को या मेजरमेंट को या वेट को या डिस्टेंस यानी दूरी को या जगह को या टाइम वगैरह का माना रखते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें ये मानी पाए जाते हैं, वो अक्सर क्या होते हैं? जुमलों में जब इस्तेमाल होते हैं तो वो एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे कि आप कहें ही केम बैक होम, ठीक है, ही केम बैक होम, यहाँ पर होम क्या कहलाएगा? यहाँ पर होम आपका कहलाएगा एडवर्ब, ठीक है, जिसमें प्लेस का माना पाया गया। इसके अलावा और भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ही केम एट 3 o'clock, ठीक है, और इस तरह से आप ले सकते हैं बहुत सारी मिसालें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ये नाउन है, ये इनमें से एक माना पाया जा रहा है और वो माना क्या है? प्लेस का माना पाया जा रहा है, और जुमले में इस्तेमाल होकर के क्या हो गया? कि जुमलों में इस्तेमाल होकर के हो गया आपका एडवर्ब। एडवर्ब की पांचवी शक्ल क्या हो सकती है? एडवर्ब की पांचवी शक्ल है कि एडवर्ब ऑफ मैनर अक्सर एडजेक्टिव के आखिर में ly बढ़ाकर बनाते हैं। यानी जो एडवर्ब की आपने किस्में पढ़ी उनमें से आपने एक पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, तो उसको बनाने का तरीका यह कि अक्सर ऐसा होता है कि उसको हम एडजेक्टिव से बनाते हैं, और एडजेक्टिव से बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम ly का इजाफा कर देते हैं बस। जैसे कि आप कहें ही रूल्ड इंडिया वाइजली, कि उसने इंडिया पर हुकूमत की बिल्कुल बहुत ज्यादा बिनाई के साथ, अक्लमंदी के साथ। तो वाइज ये इसका माना होता है अक्लमंद, एडजेक्टिव था असल में, बट ly बढ़ा दे तो क्या हो गया? वाइजली। तो ही रूल्ड इंडिया वाइजली, तो क्या मतलब होगा? उसने अक्लमंदी के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत की। एडवर्ब की छठी शक्ल है किसी एडवर्ब एडजेक्टिव के आखिर में y हो, उससे पहले कंसोनेंट हो, तो इस सूरत में y को i में बदल देते हैं और फिर ly का इजाफा करके उसको हम एडवर्ब बनाते हैं। जैसे कि आप कहते हैं रेडी से रेडली, रेडी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y था और उससे पहले कंसोनेंट था, और हमने जो y को i में बदल दिया और ly का इजाफा कर दिया, तो रेडी से क्या हो गया? रेडी से आपका हो गया रेडली। ओके, तो आपकी छठी किस्म हुई या छठा तरीका हुआ या छठी शक्ल हुई किसकी? एडवर्ब की। अगर हम एडवर्ब की सातवीं शक्ल की बात करें तो उसका क्या तरीका है? जब किसी एडजेक्टिव के आखिर में le हो तो इसको एडवर्ब बनाते वक्त e को y में बदल देते हैं। एडजेक्टिव हो वर्ड, उसके आखिर में le हो तो उसको हम एडवर्ब बनाते वक्त i यानी e को y में बदल लेते हैं। जैसे कि आप कहें सिंपल, ठीक है, सिंपल से क्या हो गया आपने? सिंपली हो गया। सिंपल से क्या हो गया? सिंपली। अगर हम एडवर्ब की शक्ल की आठवीं किस्म की बात करें तो इसकी 8वीं किस्म होगी कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको नाउन और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव की मदद से बनाया जाता है। जैसे कि आप कहते हैं समटाइम्स, आप कहते हैं मीन टाइम,
आप कहते हैं मीनवाइल, आप कहते हैं यस्टरडे। तो ये सब के सब या तो नाउन से बने हैं या क्वालिफाइंग एडजेक्टिव की मदद से बनाए गए हैं। ओके, और ये सारे के सारे यानी ये सारे के सारे नाउन और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से मिलकर बने हैं। समटाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, यस्टरडे। तो ये सारे के सारे किससे बने हैं? नाउन से और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से बने हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? ये एडवर्ब कहलाएंगे। एडवर्ब की नवी शक्ल है कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन की मदद से बनते हैं, यानी एडजेक्टिव भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। जैसे कि आप कहें अलोंग, आप कहें अलाउड, आप कहें बिहाइंड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, यानी एडवर्ब हैं, और ये बने हैं एडजेक्टिव से और प्रीपोजिशन की मदद से बनाए गए हैं। ओके, एडवर्ब की जो अगली शक्ल हो सकती है, 10वीं शक्ल, यानी वो ये है कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन एंड के साथ जोड़े में होते हैं, यानी कंपाउंड आप कह सकते हैं, कंपाउंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक नहीं होता बल्कि उसमें कई सारे होते हैं और उसमें एंड होता है। जैसे कि आप कहें फार एंड नियर, आप कहें ओवर एंड अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यानी ये सारे एडवर्ब हैं जो एंड के जरिए बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में दोनों एंड जुड़ा हुआ, फार एंड नियर, ओवर एंड अबव। यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करके आपने क्या बनाया है? एडवर्ब बनाया है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे एडवर्ब कहलाएंगे। तो गाइस, तो यहीं पर हमारा एडवर्ब का हिस्सा खत्म हुआ। अब एडवर्ब में कुछ और नहीं बचा है। तो आज के सबक का खुलासा क्या है? आज का सबक हमने क्या सीखा? देखिए, आदमी बता रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा है, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन बता देता हूं कि एडवर्ब, आज के सबक हमने क्या पढ़ा? एडवर्ब के बारे में पढ़ा। एडवर्ब की तारीफ हमने क्या की? एडवर्ब की तारीफ में मैंने कहा कि एडवर्ब अंग्रेजी जुबान के उन कलिमात को कहा जाता है जो फेल के माने में या सिफत के माने में या बजाते खुद एडवर्ब के माने में ही इजाफा करें, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे एडवर्ब। जैसे कि आप कहें महमूद वर्क फास्ट, आप कहें शी इज सो इंटेलिजेंट, आप कहें ही रीड्स द टेक्स्ट क्वाइट करेक्टली। ये सारे के सारे क्या हैं? रेड में एडवर्ब हैं। आगे हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की कुल कितनी किस्में हैं? मैंने बताया एडवर्ब की कुल 9 किस्में हैं। पहली किस्म है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो टाइम को बतलाए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी वो एडवर्ब या अल्फाज जो ये बताएं कि कोई काम या कोई चीज कितनी बार हुई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है वो अल्फाज जो जगह को बतलाएं और एडवर्ब को काम करें। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी वो एडवर्ब जो सलीके को बतलाए, तरीके को बतलाए कि कोई काम किस तरह से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है वो एडवर्ब जो सबब को बतलाए, वजह को बतलाए। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, यानी इससे मुराद वो एडवर्ब होते हैं जो बताएं कि कोई चीज़ या कोई काम किस मिकदार में हो रहा है, कितनी मिकदार में हो रहा है। सातवीं किस्म में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और या नेगेशन का मतलब होता है वो एडवर्ब जो जुमले में तस्दीक का काम करते हो या नफी का काम करते हो। और एडवर्ब की नवी किस्म है रिलेटिव एडवर्ब। इसका मतलब होता है वो एडवर्ब जो जुमलों को जोड़ते हों और वो जो अल्फाज होते हैं उनमें या तो जगह का माना होता है या सबब का माना होता है या तरीके का माना होता है या वजह का माना होता है या वक्त का माना होता है, उसको बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। इसकी नवी किस्म है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं? उन अल्फाज को कहा जाता है जो जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, उसमें सवाल का माना होता है लेकिन उस सवाल का ताल्लुक किससे होता है? किसी जगह से होता है या किसी वजह से होता है या किसी वक्त से होता है, ओके, या किसी इल्लत से यानी सबब से होता है। तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इस सारे के सारे आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। और मैंने आपके सामने बता दिया कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसी तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, उम्मीद करता हूं को समझ में आया होगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैंने रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या फ़र्क है, इनको भी आपके सामने वाज़ेह कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे हमने पढ़ा कि एडवर्ब कितने तरह से बनते हैं। एडवर्ब की कुल 10 शक्लें हमने पढ़ी। पहली शक्ल क्या, एडजेक्टिव ही एडवर्ब बन जाता है। दूसरी शक्ल है एडवर्ब, ये एडजेक्टिव की शक्ल में होता है तो कभी कभी हम इसमें एल वाई बढ़ा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। आगे हमने पढ़ा कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ जाता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? उसको हम एडवर्ब का नाम देते हैं। आगे हमने पढ़ा कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो डिग्री को बतलाते हैं, कीमत को बतलाते हैं, नाप पैमाइश को बतलाते हैं, वजन को बतलाते हैं, दूरी को बतलाते हैं, जगह को बतलाते हैं, टाइम को बतलाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अक्सर वो क्या होता है जुमलों में? अक्सर वो जुमलों में एडवर्ब का काम करते हैं।
आगे हमने पढ़ा एडवर्ब मिनर के बारे में कि अक्सर एडवर्ब मिनर हम कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव के आखिर में ly बढ़ा करके हम उसको बनाते हैं क्या, एडवर्ब मिनर। ly बढ़ा दे तो वो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव से एडवर्ब मिनर कहलाएगा। आगे हमने पढ़ा जब किसी एडजेक्टिव के आखिर में y हो तो उससे पहले कंसोनेंट हो तो उसमें हम y को I में बदल देते हैं और फिर ly का इजाफा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एडवर्ब बन जाता है। आगे हमने पढ़ा जब किसी एडजेक्टिव के आखिर में le हो उसके एडवर्ब बनाते वक्त, उसको एडवर्ब बनाते वक्त हम e को y में बदल देते हैं तो क्या बन जाता है, वो आपका एडवर्ब बन जाता है। आगे हमने पढ़ा कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको नाउन और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से मिला करके बनाते हैं और इसकी मिसालें मैंने आपके सामने दे रखी थी, समटाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, लाइक दैट। आगे हमने पढ़ा कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन की मदद से बनते हैं। ओके, उसमें एडजेक्टिव भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। आगे हमने पढ़ा कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन एंड के साथ होते हैं, जैसे फार एंड अवे, हियर एंड देयर भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे 10 तरीके हैं एडवर्ब को पहचानने के, या एडवर्ब की ही कुल 10 शक्लें हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सबक समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने सबक को समझा होगा। अब अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप अपने सवालात को लिख सकते हैं। ओके गाइज, आपके क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखा होगा। आगे चलते हैं और हम होमवर्क लेते हैं और आज का जो हमारा होमवर्क होगा वो एडवर्ब के बारे में होगा। होमवर्क करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस लेसन को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद होमवर्क करें। और आप होमवर्क को मैच करेंगे, हम आपको होमवर्क नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको समझना होगा, उसके बाद आपको हमारे साथ मैच करना होगा और हमारा जो होमवर्क होगा वो ऑटोमेटिक प्ले होगा। उसी की बेस पे आप अपना रिजल्ट निकालेंगे कि आपका कितना सही था और कितना गलत था। इसी के साथ आज का भी हमारा सबक खत्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और सबक आपके लिए बिल्कुल वाज़ेह रहा होगा। इंशाल्लाह उम्मीद यही की जाती है, बाकी हम ताकीद तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद, कभी उम्मीद है कि सबक बिल्कुल वाज़ेह रहा होगा। इसी के साथ हम अब आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।